दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कहानी देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है और लगे हाथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पता चले। पिछली कहानी में आपने देखा कि शैतान बेतला को मारने के बाद अनमोल खुद एक बड़े से पत्थर के नीचे दब गया था। पुलिस ने भी उसे मरा हुआ मान लिया था। वो पुरानी गहरी माइंस भी उसी रात पूरी तरह से ढक गई थी, जिस वजह से अनमोल की बॉडी को खोजना लगभग नामुमकिन हो गया था। दुनिया की नजरों में अनमोल बनर्जी की मौत हो चुकी थी, लेकिन अनमोल जिंदा है। उगते सूरज के साथ ब्राजील देश के अमेज़न फॉरेस्ट के किनारे से होकर गुजरने वाली एक संकरी, घुमावदार और कीचड़ से भरी हुई सड़क पर एक छोटा सा कार्गो ट्रक दलदली और कीचड़ से सनी एक सड़क पर ही छोले खाते हुए आगे बढ़ रहा था। ट्रक के केबिन में ड्राइवर जोसे और उसका साथी मिगुएल बैठे हुए थे। वो दोनों आज बहुत खुश थे और रेडियो पर तेज संगीत बजा रहे थे। दोनों बियर का घूंट लेते हुए सफर को एंजॉय कर रहे थे। जोसे हंसते हुए कहता है, मिगुएल मेरे दोस्त, हम बस पहुंचने वाले हैं। ये डिलीवरी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। मिगुएल संगीत के ऊपर चिल्लाते हुए इसी खुशी में चीयर्स। वे दोनों अपनी बियर की बोतलों को आपस में टकराते हैं। ट्रक एक अंधे मोड़ पर मुड़ा ही था कि तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक धुंधली आकृति ठीक ट्रक के सामने आ जाती है। उन दोनों को बारिश की हल्की फुहारों के बीच समझ नहीं आया कि आखिर वो आकृति कौन है। जोसे हड़बड़ाहट में ब्रेक पैडल पर अपना पैर पटक देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक गीली और फिसलन भरी मिट्टी पर फिसल जाता है। टायर रुकने के लिए संघर्ष करते हुए चीखते हैं, लेकिन ट्रक नहीं रुक पाता और ट्रक सड़क से दूर उतरकर घिसटता हुआ एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। जोरदार टक्कर की एक भयानक आवाज के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। गाड़ी के इंजन से उठ रहा धुएं में सब कुछ ढक जाता है। 2 घंटे बाद दुर्घटना स्थल में पुलिस की टीम पहुंच जाती है। पुलिस अधिकारियों का एक समूह घटना स्थल का मुआयना कर रहा था। ट्रक और उसमें सवार लोगों के अवशेषों की जांच करते समय उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। ट्रक के केबिन खुले हुए थे। पुलिस इंस्पेक्टर गैब्रियल कहते हैं, मैंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। कातिल ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी है। दूसरी पुलिस अधिकारी एनी जोस ट्रक के अंदर झांक कर देखा कि जोसे और मिगुएल के चेहरे तो सही सलामत थे, लेकिन दूसरे हिस्से का मांस गायब हो चुका था और शरीर के अंगों की हड्डियां दिख रही थी। एनी उन दोनों का इतना बुरा हाल देखकर घबरा गई। वो पीछे मुड़ी और जंगल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। उसे जंगल की ओर जाते देख गैब्रियल ने कहा, एनी, तुम कहाँ जा रही हो? एनी ने तुरंत वापस आने का इशारा करते हुए वो एक पेड़ के पीछे चली गई और जाकर उल्टी करने लगी। कुछ देर बाद एनी खुद को संभालते हुए वापस आई। गैब्रियल ने एनी से पूछा, तुम कहाँ गई थी? मैं आसपास कातिल का सुराग खोजने गई थी। तो क्या तुम्हें कुछ मिला? गैब्रियल, हमें फॉरेंसिक टीम की जरूरत है। ये कोई साधारण मामला नहीं है। गैब्रियल ने रेडियो पर पुलिस स्टेशन को मैसेज दिया और कुछ ही समय बाद वहां फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। टीम के डॉक्टर वॉन ने लाशों को देखते हुए कहा, ओह नो। एनी ने डॉक्टर वॉन से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, आप परेशान लग रहे हैं? वॉन ने एनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला और अखबारों की कतरों से भरी एक घिसी पीटी फाइल निकाली। डॉक्टर वॉन ने अपनी फाइल ओपन की और उसमें रखे अखबारों की कटिंग एनी को दिखाते हुए कहा, एनी, इसे देखो। आज से 1 महीने पहले सेम पैटर्न में इन लड़कों की हत्या हुई थी। एनी ने गौर से देखते हुए कहा, यस डॉक्टर, इन सभी लाशों की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी एक ही इंसान ने ये सभी हत्याएं की हो। डॉक्टर, क्या आपको इन मौतों के बारे में कोई लीड मिली? क्या आप कातिल तक पहुंच सके? एनी, हम आज तक पता नहीं कर पाए कि किसने इन लोगों को मारा है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। डॉक्टर वॉन एनी से बातें करते हुए आसपास की चीजों को गौर से देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी नजरें लाशों के इर्द गिर्द कुछ तलाश रही है। तभी डॉक्टर वॉन की आंखें सिकुड़ गई और उन्होंने एनी को अपने पास बुलाते हुए कहा,
एनी, इसे देखो, इन अजीब से पैटर्न्स को देखो। एनी डॉक्टर वॉन के पास पहुंचकर गीली मिट्टी में अजीब से टेढ़े मेढ़े निशान बने हुए निशान को देखने लगी। एनी ने पूछा, डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं निशान किसके हो सकते हैं? डॉक्टर वॉन की आवाज धीमी थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम एनी, लेकिन जो भी है वो नॉर्मल नहीं है। एनी ने देखा कि दूर तक किसी जानवर के पंजों के निशान बने हुए थे। वह सभी उन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक मोड़ पर आकर सारे निशान खत्म हो जाते हैं। काफी तलाशी के बावजूद वो निशान आगे किस दिशा में गए होंगे ये पता नहीं चलता। एनी ने डॉक्टर वॉन की बताई हुई बातों को आज हुई हत्या से जोड़ते हुए अब तक की सारी हत्याओं के तार आपस में जोड़ने लगी। एनी डॉक्टर से कहती है, हत्याओं का ऐसा पैटर्न, पैरों के निशान भी एक से, कुछ ना कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? एनी, मेरे दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया है। मैं पहली बार ऐसे किसी केस को सॉल्व करने में खुद को सक्षम नहीं पा रहा। तब हमें क्या करना चाहिए? आप देश के जाने माने डिटेक्टिव हैं। आपने ना जाने कितने केस सॉल्व किए हैं। आप ही अगर ऐसी बात करेंगे तो इस केस को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वॉन ने एनी को रोकते हुए कहा, एनी, तुम सही कह रही हो, लेकिन इन हत्याओं को समझने में मैं पूरी तरह नाकाम हो चुका हूँ। ये कहते हुए मिस्टर वॉन हताश हो जाते हैं। एनी ने कहा, तब हमें क्या करना चाहिए? वॉन, क्या आपने कोई दूसरा रास्ता खोजा है? वॉन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, आओ हम आसपास की जगह एक बार फिर से गौर से देखें, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। वे सभी हत्या की जगह के आसपास गहन छानबीन करने लगते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। तभी गैब्रियल की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। गैब्रियल आवाज लगाते हुए कहता है, प्रोफेसर, यहाँ आइए, इस निशान को देखिए। वॉन ने पेड़ पर बने निशान को देखते हुए कहा, ये तो बहुत अजीब है। एनी ने वॉन से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर वॉन? आप इतने परेशान क्यों हैं? वॉन ने निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन निशानों को देखो, ये किसी शेर के पंजों के निशान हैं। वॉन की इस बात ने एनी और गैब्रियल दोनों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। एनी ने डॉक्टर वॉन से पूछा, लेकिन वॉन, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको तो पता है हमारे देश में शेर नहीं पाए जाते। एनी, इसी बात ने तो मुझे टेंशन में डाल दिया है, लेकिन मेरी चिंता की वजह कुछ दूसरी है। एनी, इन निशान को देखो, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ये शेर के पंजों के निशान हैं, लेकिन यहाँ केवल 2 ही पंजों के निशान क्यों हैं? दूसरी और खास बात यह है कि इस पेड़ में लगी खरोच में 6 नाखून हैं, जबकि शेर के पंजे में 5 नाखून होते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वॉन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन एक बात समझ से परे है कि अगर कोई शेर यहाँ मौजूद था तो उसके केवल 2 ही पैरों के निशान यहाँ मौजूद है, बाकी 2 क्यों नहीं? काफी देर मुआयना करने के बाद वॉन ने कहा, इन हत्याओं का खुलासा केवल एक ही इंसान कर सकता है। वो कौन है सर? प्लीज उसे जल्दी बुलाइए। वॉन ने अपनी लंबी सांस खींचते हुए कहा, वह है अमेरिका के मशहूर डिटेक्टिव अमोल मुखर्जी। डॉक्टर वॉन, अगर मैं गलत नहीं तो ये वही इंडियन डिटेक्टिव है जिन्होंने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पर हुए अटैक की इन्वेस्टिगेशन की थी। हाँ एनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये वही मशहूर डिटेक्टिव अमोल मुखर्जी है। अगला सीन एक शानदार ऑफिस के कमरे में फोन की घंटी बजी। फोन को एक लड़की ने रिसीव करते हुए कहा, हेलो, आपका डिटेक्टिव अमोल मुखर्जी के ऑफिस में स्वागत है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उधर से बात सुनने के बाद लड़की ने कहा, सर एक मिनट, मैं आपके कॉल को सर अमोल के पास ट्रांसफर कर रही हूँ। अमोल ने कॉल रिसीव किया और फोन में बताई जा रही बातों को ध्यान से सुना। कुछ देर बाद अमोल ने कॉल पर नेहा को कहा, नेहा, कल की 2 टिकट ब्राजील के शहर किबाओ के लिए बुक कर दो। इतना कहने के बाद अमोल अपने ऑफिस में बैठा विचारों में खो जाता है। दरअसल आज से कुछ साल पहले हुई घटना के बाद अमोल मुखर्जी भारत से आकर अमेरिका में बस चुका था। उसे इलाज के लिए यहाँ आना पड़ा था, जिसके बाद वो भारत लौटकर ही नहीं गया। सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। अमोल मुखर्जी और उसका साथी जयवीर खिड़की के पास एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अमोल मैगजीन के पन्ने पलटते हुए बैठा था। अमोल ने जयवीर की ओर देखा। वो अपने कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनने में मस्त था। अमोल ने जयवीर को अपना हेडफोन उतारने का इशारा करते हुए कहा, जय, ये प्लेन किबाओ में नहीं लैंड करेगा। जयवीर ने अमोल की ओर घूरते हुए कहा, क्या कोई गड़बड़ है? अमोल ने गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा, मुझे लगता है कि इंजन में कोई खराबी है। जयवीर अमोल की बातें सुनकर चौंक जाता है।
और कहता है, क्या कहा तुमने? इंजन में खराबी? अमोल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे चुप रहो, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी एक एयर होस्टेस उनके पास आकर पूछती है, सर, देयर इज सम प्रॉब्लम, कैन आई हेल्प यू? नहीं कोई बात नहीं, मेरे दोस्त ने एक बुरा सपना देखा था, बस उसी के बारे में मुझे बता रहा था। वो एयर होस्टेस उनके पास से मुड़ी ही थी कि तभी अमोल ने उसे रोकते हुए कहा, अब सुनिए मिस, आज सुबह न्यूज़ चल रही थी कि ब्राजील में तूफान आ सकता है। मेरी आपको सलाह है कि आप तुरंत अपनी सीट पर जाकर सीट बेल्ट पहन लीजिए। वह एयर होस्टेस बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और अमोल ने जैसा कहा था वो ठीक वैसा ही करती है। जयवीर ने अमोल से कहा, तूने मुझे तो डराया ही, साथ ही उस बेचारी को भी डरा दिया। अमोल ने मुस्कुराते हुए कहा, तू केवल अपनी बॉडी मत बना, उसके साथ इस सांड जैसे शरीर में थोड़ी अक्ल भी लेकर आ। अच्छा चल, तेरी अक्ल का थोड़ा इम्तिहान लेता हूँ, तू एक पहेली सॉल्व कर तो मैं मानूं। जयवीर ने अमोल के चैलेंज को स्वीकार कर लिया और अमोल से कहा, ठीक है, बता तेरी पहेली क्या है? अमोल ने पहेली शुरू करते हुए कहा, अच्छा, एक कमरा है जिसमें 3 स्विच है, वहीं दूसरे कमरे में एक बल्ब है जिसे इन तीनों स्विच में कोई एक कंट्रोल करता है। तू स्विच रूम से ये नहीं देख सकता कि बल्ब चालू है या बंद। तू जितनी बार चाहे स्विच को फ्लिप कर सकता है, शर्त यह है कि दूसरे कमरे में केवल एक ही बार जा सकता है। तो बता, तू कैसे पता लगाएगा कि कौन सा स्विच बल्ब को कंट्रोल करता है? जयवीर गहराई से सोचते हुए कहता है, ये एक मुश्किल सवाल है, मुझे सोचने दो। क्या कहा तूने कि जिस कमरे में बल्ब है उसमें मैं केवल एक ही बार जा सकता हूँ? अमोल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी बता, अभी किबाऊ आने में 1 घंटे है, तब तक तो मैं इस पहेली को सॉल्व कर ही लूंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका प्लेन झटके खाने लगता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। जयवीर अमोल से कहता है, यार तू मुझे सच सच बता, क्या सच में इंजन खराब है? अमोल ने मुस्कुराते हुए जयवीर से कहा, तू अगर मेरी पहेली का जवाब दे सका तो मैं जरूर सब कुछ बता दूंगा। जयवीर ने अमोल पर झुंझलाते हुए कहा, तू साले कभी सीधी बात नहीं करता, रुक, तेरी मनहूस पहेली को अभी सॉल्व करता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद जयवीर ने कहा, सबसे पहले मैं पहला स्विच चालू करूंगा और इसे कुछ देर के लिए चालू रहने दूंगा, फिर पहली स्विच को बंद करके तुरंत दूसरी स्विच को चालू कर दूंगा। उसके बाद मैं उस कमरे में जाऊंगा जहां बल्ब है। अगर वहां बल्ब चालू है तो इसका मतलब वो दूसरा स्विच बल्ब को कंट्रोल कर रहा है, और अगर बल्ब बंद है लेकिन वो गर्म है तो इसका मतलब पहला स्विच है जो बल्ब को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर बल्ब बंद है और ठंडा भी है तो इसका मतलब बल्ब तीसरे स्विच से कंट्रोल होगा। अमोल ताली बजाते हुए कहा, वेरी गुड जय, बिल्कुल सही जवाब। अब तो बता दे भाई, क्या सच में इंजन खराब है? हाँ, इस प्लेन के इंजन में खराबी है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम किबाऊ शहर के नजदीक ही लैंड करने वाले हैं। मेरे भाई, अगर तुझे इंजन में खराबी की बात पता थी तो हम इस प्लेन में आए ही क्यों? अरे नेक्स्ट पूरे वीक मौसम खराब रहने वाला है और ये किबाऊ की लास्ट फ्लाइट थी, फिर मैं ऐसे कैसे मिस करता? लेकिन तुझे कब पता चला कि इसके इंजन में खराबी है? अमोल ने बताया कि जब वो फ्लाइट में चल रहा था तब उसकी नजर इंजन के पास हो रहे स्पार्क पर पड़ी। उसी वक्त क्रू को उसने बताया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि सब ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और वो भी जल्दी में था तो वो भी इस बात को इग्नोर कर दिया। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट हुई। मैं फ्लाइट का कैप्टन बोल रहा हूँ, इस वक्त हम ब्राजील में हैं। तकनीकी खराबी होने की वजह से हम इमरजेंसी लैंड करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कुर्सी की पेटियां कसकर बांध लें। इसके कुछ देर बाद विमान बारिश के बीच एक घास के मैदान में घिसटता हुआ लैंड करता है। उस अफरा तफरी के माहौल के बीच अमोल इधर उधर देख रहा था। जयवीर ने कहा, अब हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे और इस वक्त हम कहाँ हैं, हमें ये भी तो नहीं मालूम। तभी अमोल ने अपने हाथों का इशारा करते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, वो देखो वहां कोई सुपरमार्केट दिख रहा है, हम बिल्कुल सही जगह पर हैं, चलो। रेनकोट पहने अमोल और जयवीर दोनों सुपरमार्केट की ओर बढ़ जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद वो दोनों उस मार्केट में पहुंच जाते हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हल्की बारिश की फुहारों के बीच दूर तक फैले हुए मैदान में हरी घास हवा के साथ लहरा रही थी। इमरजेंसी लैंडिंग ने वहां मौजूद हर इंसान को भीतर तक हिलाकर रख दिया था, लेकिन वो सब सुरक्षित थे, किसी को कोई भी ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो दोनों सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। जयवीर ने अमोल से कहा, बड़ी अजीब बात है, सुपरमार्केट का दरवाजा खुला हुआ है जबकि यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा।
चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। वो दोनों धीमे कदमों के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। मार्केट के अंदर की सारी लाइट्स बंद थी। बाहर स्ट्रीट लैंप से आ रहे प्रकाश से ही अंदर थोड़ी बहुत रोशनी पा रही थी। वो दोनों अंदर बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें बड़ी ही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो कोई जानवर बड़े ही वहसी ढंग से अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। जयवीर ने अमोल से कहा, अमोल तुमने वो आवाज़ सुनी? अमोल ने उसे चुपचाप रहने का इशारा करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। वो दोनों आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। अगले ही पल उनके सामने जो नज़ारा आता है उसे देखकर वो दहशत में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने एक लड़की की लाश पड़ी है। जयवीर ने कहा, अमोल ये अजीब सी गंध कैसी, और ये लाश? इससे पहले कि जयवीर कुछ और कहता, अमोल ने उसे चुप होने का इशारा किया और वो आगे बढ़ा। आगे का नज़ारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। मार्केट के मीट सेक्शन का सारा मीट बिखरा पड़ा था। वहां का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कई सालों से भूखे किसी जानवर को यहां छोड़ दिया गया हो, जो यहां मौजूद हर मांस के टुकड़े को खा जाना चाहता था। तभी अमोल को खिड़की खुलने की आहट सुनाई दी। अमोल ने जयवीर से कहा, जयवीर जल्दी उधर जाकर देखो, कोई उस खिड़की से अभी अभी बाहर निकला है। जयवीर खिड़की की ओर भागा। अमोल मार्केट के पीछे दरवाजे से होता हुआ एक सुनसान गली से बाहर निकल जाता है। तभी अमोल को किसी के होने का एहसास होता है। वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बिल्डिंग की छत पर पड़ी, जहां से कूदकर एक जानवर भाग रहा था। अमोल हैरान होकर उस जानवर को देखता ही रह जाता है। तभी जयवीर उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुमने कातिल को देखा? नहीं, कोई नहीं है यहाँ। क्या तुम्हें कोई मिला? नहीं, वहां भी मुझे कोई नजर नहीं आया। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस अमोल और जयवीर से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी उस जगह डॉक्टर वॉन भी पहुंच जाते हैं। डॉक्टर वॉन ने अमोल से कहा, हेलो मिस्टर अमोल, मुझे यहाँ आपसे इस तरह मिलने की उम्मीद नहीं थी। आप ठीक तो हैं? मैंने सुना आपका प्लान क्रैश हो गया था। अमोल ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उनकी बातों को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनके शहर में डिटेक्टिव अमोल आ चुका है। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।